छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित 10 प्रश्नों पर रोज हम डिस्कशन करते हैं, जो कि सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, ये चीज जो है पूछा गया है, ध्यान रखेंगे। सीजीपीएससी में ना क्वेश्चंस अधिकतर रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बताना है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है। आप लोग अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा। मेरे क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप अपना आंसर दीजिएगा, वैसे मैं आंसर बताता ही हूँ। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह यह कहाँ स्थापित है भाई? कोरबा। कोरबा में भी ना जो ताप विद्युत गृह है वो कोरबा पूर्व, कोरबा पश्चिम, इस टाइप से बटा हुआ है, तो ये कोरबा पूर्व में स्थित है। ध्यान रखेंगे, कोरबा पूर्व में स्थित है। ये जो है ना यहाँ पर 250 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं। 250 मेगावाट के 2 यूनिट लगे हैं, मतलब कि यहाँ पर टोटल 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। ये 2007 में स्थापित हुआ था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दामाखेड़ा में कबीर मठ की स्थापना किसने की थी? ये अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। दामाखेड़ा जो कि कबीर पंथियों का धार्मिक स्थल है, तो प्रश्न इस टाइप से तो काफी बार पूछा गया है कि कौन सा स्थल कबीर पंथियों से संबंधित है, लेकिन भाई वो जो मठ है, चाहे वो दामाखेड़ा हो, कुदुरमाल हो, उसकी स्थापना किसने की, वहां मठ किसने बनाया, इस तरह के क्वेश्चन अब बन सकते हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक धनी धर्मदास जी थे। बाकी जो चूड़ामणि साहब हैं ये भी कबीर पंथ से संबंधित हैं। गुरु उग्र नाम साहब ये भी कबीर पंथ से संबंधित हैं। संत कबीर दास भाई वो तो कबीर पंथियों के एक तरह से हम मान सकते हैं, आदि पुरुष मान सकते हैं संत कबीर दास जी को। तो इन्होंने तो मतलब ऐसा कुछ नहीं किया था, तो आपको इन दोनों में ही टिक करना होगा। तो यहां पर आपका आंसर होगा गुरु उग्र नाम साहब, गुरु उग्र नाम साहब। तो ये जो गुरु उग्र नाम साहब हैं, इन्होंने जो है दामाखेड़ा में कबीर मठ की स्थापना की थी। ज्यादा पुराना नहीं है, ध्यान रखेंगे, उतना पुराना नहीं है। तो इन्होंने जो है यहाँ पर कबीर मठ की स्थापना की, कहाँ पर? दामाखेड़ा में। अच्छा, यहाँ जो कबीर मठ की स्थापना हुई थी लगभग 1903 में हुई थी। ये 1903 में हुई थी, दशहरा के दिन यहाँ कबीर मठ की स्थापना हुई थी। गुरु उग्र नाम जी के द्वारा यहाँ यह स्थापित हुआ था। अगला क्वेश्चन है, सतीश बैनर्जी द्वारा बस्तर से प्रकाशित दंडकारण्य समाचार पत्र किस भाषा में प्रकाशित नहीं होता था? तो ये वाला जो चीज है ना, मैंने पिछले वाले वीडियो में मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था, जब हम देख रहे थे कि बस्तरिया नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसने किया था, तो वो लाला जगदलपुरी जी ने किया था 1984 में। तो वहीं पर मैंने बताया था सतीश बैनर्जी के बारे में, जिन्होंने लगभग 1959 में बस्तर का जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वहां से दंडकारण्य नामक समाचार पत्र का प्रकाशन आरंभ किया था। और ये जो समाचार पत्र है, दंडकारण्य समाचार पत्र, उस समय जब ये प्रकाशित होना आरंभ हुआ, हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था, हल्बी भाषा में प्रकाशित होता था, और साथ ही साथ यह अंग्रेजी भाषा में भी प्रकाशित होता था। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ी में यह प्रकाशित नहीं होता था, हिंदी, हल्बी और अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। लेकिन वर्तमान समय की अगर मैं बात करूं तो ये जो दंडकारण्य समाचार पत्र है, केवल और केवल हिंदी भाषा में ही प्रकाशित होता है। ध्यान रखेंगे इस चीज को। अभी भी यह बस्तर क्षेत्र में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र है। सतीश बैनर्जी इसके संपादक थे। 1959 से यह प्रकाशित होना आरंभ हुआ था। तो इस तरह की चीजें जो है पूछी जा सकती है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सरगुजा स्थित विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किसने किया था? तो भाई सरगुजा में जो पहाड़ी है ना, सरगुजा में जो जोगीमारा की गुफा है, सीता बेंगरा की गुफा है, वहां से प्राचीन नाट्यशाला प्राप्त हुआ है। साथ ही साथ मौर्यकालीन लेख भी प्राप्त हुए हैं। तो यहां आपको बताना है कि इस प्राचीनतम नाट्यशाला का निर्माण किसने किया था, न कि किसने करवाया था। किसी राजा ने उसका निर्माण करवाया था, राजा का नाम वगैरह तो नहीं मिलता है, लेकिन जो उसका निर्माण करने वाला जो था ना, मतलब जो आर्किटेक्ट था, जो उसका वास्तुकार था, उसका जिक्र उन गुफाओं में जरूर मिलता है। जो गुफाओं में जो लेख मिले हैं ना, जिसमें हमको देवदासी सुतनुका के विषय में जानकारी मिलती है कि वहां पर कोई किसी जमाने में कोई सुतनुका नामक देवदासी रहा करती थी, और इस सुतनुका से कोई देवदत्त
देवदत्त नहीं, माफी चाहूंगा, देवदीन, देवदीन नामक कोई व्यक्ति जो है इससे प्रेम करता था सुतनुका से। अब ये जो देवदीन है ना, ये था काशी का, ये क्या था, काशी का था, काशी मतलब बनारस से था। और ये जो देवदीन है ना, क्या था, रूपदक्ष था, ये रूपदक्ष था। रूपदक्ष उस जमाने में ऐसे किसी व्यक्ति को बोला जाता था जो अलग अलग कलाओं में पारंगत हो। तो ये जो रूपदक्ष देवदीन था, ये जो है ना चट्टानों को काट कर, चट्टानों को तराश कर हॉल वगैरह बनाने में माहिर था। साथ ही साथ ये नृत्य कला और दूसरी जो तमाम कलाएं हैं उन सब में ये निपुण था। मतलब एक तरह से ये कहना चाहिए ऑलराउंडर था, मतलब सब कुछ यह जानता था, तो इसको रूपदक्ष कहा जाता था। तो देवदीन ही वह व्यक्ति है जिसने इस नाट्यशाला का निर्माण किया था। इसको जो है स्पेशली बुलाया जाता है। कहानी कुछ इस तरह से है कि वहां का जो राजा था उस क्षेत्र का, वो जो है इस तरह का जो कला वगैरह है उसमें काफी मतलब रुचि लेता था। तो उसने एक बार अपने महल में जिक्र किया अपने दरबार में कि हम जो है एक नाट्यशाला का निर्माण करवाएंगे। तो उसके दरबारियों में से किसी ने बोला कि जो काशी है वहां पर एक रूपदक्ष रहता है जिसका नाम देवदीन है, आप उसको बुलवाइए, वो जो है आपके लिए नाट्यशाला बना करके देगा। तो फिर देवदीन को बुलाया जाता है काशी से स्पेशल, और ये जो है रामगढ़ के गुफाओं का अन्वेषण करता है और उसके बाद सीता बेंगरा की गुफा में नाट्यशाला का निर्माण करता है। तो ये एक तरह से क्या था, वास्तुकार था इस नाट्यशाला का। तो यहां पर ना किसने निर्माण किया के स्थान पर यह होना था कि इसका वास्तुकार कौन था, यह ज्यादा उचित होता। तो ध्यान रखेंगे देवदीन। और ये किससे प्रेम करता था, देवदासी सुतनुका से, जो कि मना करती थी कि भाई हमको ये सब चीज करने का अधिकार नहीं है। तो फिर उसके बाद ये क्या करता है देवदीन, अपना जो भी इसका जो भी मतलब स्टोरी था ये जोगी बारा की गुफाओं में लिख देता है, जिसको आज हम लोग देख सकते हैं वहां पर। अगर आप लोग कभी जाएं तो जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हलबा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। तो भाई हलबा जनजाति द्वारा इनमें से क्या मनाया जाता है आपको बताना है। चैत पर्व की अगर हम लोग बात करें तो ये स्पेशली मुरिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ये जो बाली पर्व है यही हलबा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगर रास पर्व की बात करें तो ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में जो श्री कृष्ण लीला है उसका छत्तीसगढ़ी रूपांतरण हम इसको कह सकते हैं। तो हलबा जनजाति बाली पर्व मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस पर्व को रथ दूज के नाम से भी जाना जाता है। देखो क्वेश्चन को ऐसे घुमा घुमा के पूछेगा, रथ दूज। अब यहां रथ शब्द आया है ना, तो हमारे छत्तीसगढ़ में रथ उत्सव दो ही स्थानों पर एक ही स्थान पर मनाया जाता है, 2 बार। कहां पर मनाया जाता है भाई, बस्तर में मनाया जाता है रथ उत्सव, स्पेशली जो बहुत ज्यादा फेमस है बस्तर में। एक तो होता है रथ यात्रा जिसको बस्तर में गोंचा के नाम से जाना जाता है, बस्तर में इसको गोंचा के नाम से जानते हैं रथ यात्रा को। दूसरा होता है दशहरा, बस्तर का जो दशहरा है ना, इन दोनों ही उत्सवों में रथ इंपॉर्टेंट होता है। अब यहां पर रथ दूज पूछा जा रहा है ना, अब भाई दूज बोल रहा है, जो भी दीपावली बीता ना भाई दूज, तो भाई उसमें कोई रथ वगैरह का कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो ये कहां से होगा, ये गलत होगा। देवउठनी एकादशी अभी मतलब होगा, तो इसमें भी कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण जन्माष्टमी में भी कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आंसर होगा रथ यात्रा, जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष द्वितीया को मनाया जाता है। तो यहां जो द्वितीया आ रहा है यही क्या है, दूज। तो रथ दूज जो है गोंचा पर्व को बोला जाता है। वैसे बस्तर का जो गोंचा पर्व है उसको रथ दूज नहीं बोला जाता है, उसको गोंचा बोला जाता है। लेकिन जो रथोत्सव है ना, बाकी जहां जहां पर जगन्नाथ मंदिर है वहां पर मनाया जाता है, तो इसको रथ दूज के नाम से भी जाना जाता है, रथ यात्रा को। ध्यान रखेंगे, तो रथ यात्रा, रथ दूज, ऐसे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष द्वितीया को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिंगोपाटा गीत गाने वाली जाति कौन सी है। लिंगोपाटा गीत गाने वाली जाति का आपको नाम बताना है। इंपॉर्टेंट है प्रधान, ये जो है लिंगोपाटा गीत गाने वाली जाति है। ये एक तरह से ना इनका पारंपरिक कार्य गीत गाना है, प्रधान जाति का। अगला क्वेश्चन है, मुनगा बहार नदी किस जिले में प्रवाहित होती है। मुनगा बहार नदी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुनगा बहार नदी में तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। तीरथगढ़
जलप्रपात, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण जलप्रपातों में से एक है। और तीरथगढ़ जलप्रपात कहाँ स्थित है भाई? बस्तर जिले में। तो मुनगाबहार नदी भी कहाँ प्रवाहित होगी? बस्तर जिले में। तो बस्तर जिले में है मुनगाबहार नदी। मुनगाबहार नदी जो है कांगेर नदी की सहायक नदी है। कांगेर नदी सबरी नदी की सहायक नदी है। सबरी नदी गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखना। और ये जो मुनगाबहार नदी है विशेष करके ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में प्रवाहित होती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में यह नदी प्रवाहित होती है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में कांगेर नदी भी प्रवाहित होती है। लेकिन ये जो है ना मुनगाबहार कोई बहुत बड़ी नदी नहीं है, छोटी सी नदी है जो कि कांगेर नदी में मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र कहाँ स्थापित है? रेलवे वैगन मरम्मत केंद्र, इसको अंग्रेजी में बोला जाता है रेलवे वैगन रिपेयर शॉप। तो ये कहाँ है भाई? रायपुर में है, ध्यान रखेंगे, रायपुर में है। रेलवे जोन अपना कहाँ पर है? बिलासपुर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन होगा। सेठ जमुनालाल बजाज का छत्तीसगढ़ आगमन कब हुआ था? सेठ जमुनालाल बजाज, जिनको महात्मा गांधी जी अपना 5वां पुत्र मानते थे, तो ये हमारे छत्तीसगढ़ में कब आए थे? तो वर्ष 1920 में, दिसंबर 1920 में। देखो 20 दिसंबर 1920 को महात्मा गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आगमन होता है। और ये जो है दूसरे दिन अर्थात 21 दिसंबर को ही गांधी जी वापस चले जाते हैं, नागपुर चले जाते हैं। तो उनके जाने के कुछ ही दिनों के बाद जो सेठ जमुनालाल बजाज हैं ये छत्तीसगढ़ में आते हैं। क्यों आए थे? तो ये जो है ना तिलक स्वराज फंड, तिलक स्वराज फंड, ये जो है अपने बाल गंगाधर तिलक जी के नाम पर तिलक स्वराज फंड स्थापित किया गया था। और इस तिलक स्वराज फंड में असहयोग आंदोलन और जो भी राष्ट्रवादी आंदोलन है उसको संचालित करने के लिए फंड एकत्र किया जाता था। तो सेठ जमुनालाल बजाज को यह दायित्व दिया गया था कि वो इस तिलक स्वराज फंड में फंड इकट्ठा करें। तो गांधी जी छत्तीसगढ़ आए, मतलब छत्तीसगढ़ में देखा, गांधी जी को लगा होगा कि भाई यहाँ बहुत पैसा है, तो उन्होंने जाकर के अपने 5वें बेटे को बोला कि जाओ, वहां अच्छा खासा पैसा है, लोग भर भर के दान देंगे। मतलब ऐसा कुछ बोला होगा, ऐसा नहीं हुआ होगा, मैं बस ऐसे ही बोल रहा हूं, ऐसा कुछ हुआ होगा जस्ट। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। तिलक स्वराज फंड में फंड इकट्ठा करने के उद्देश्य से जमुनालाल बजाज छत्तीसगढ़ आए थे 1920 में, दिसंबर 1920 में। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो जरूर बताइएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।